अब जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है जो हम देख सकते हैं, वैसे ही हमारी एक एनर्जी बॉडी है। आपने देखी होंगी कि कोई भगवान के पिक्चर्स के पीछे एक सन टाइप एक डिपिक्ट किया जाता है, वही चीज को हम ऑरा बोलते हैं, दैट इज एनर्जी बॉडी। करण जौहर कह रहे थे कि शाहरुख खान के रिलेटेड, एक बार शाहरुख खान जो है किस पार्टी चल रही थी तो बैक गेट से उन्होंने एंटर किया। उनकी जनरेशन तो क्या ही क्या कि जो यंग जनरेशन है वो भी एकदम ट्रांसलेटेड होगी कि अरे शाहरुख सर आ गए। एंड हर सुपरस्टार के साथ हम ये चीज देखते ही हैं, चाहे वो सलमान है, माइकल जॉर्डन हो गए, विराट कोहली हो गए, कोई भी हो गए, कि एक ऑरा चलता है उनके साथ। हम सुनते हैं कि स्पिरिट्स हैं अराउंड या एंजल्स हैं अराउंड। कैमरास आज की डेट में आ चुके हैं व्हाट कैन रिकॉर्ड ऑरा एंड व्हाट कैन रिकॉर्ड द एनर्जी वर्क, और ये सब चीजें ऑब्वियसली फिजिक्स के थ्रू पॉसिबल है। इसमें साइंस जुड़ी है, तो वो साइंस बेस्ड जो चीज है उसको हम मेटाफिजिक्स बोल देते हैं। सेल्फ लव ही सबसे पहले इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज के लिए, चाहे हमारी ग्रोथ है, चाहे हमारी अपनी एक्चुअल अपनी रियलिटी है, सबसे पहले सेल्फ लव आता है। एपिसोड नंबर 7 ऑफ सीजन 2 ऑफ बातें दिल की। एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस पॉडकास्ट को बहुत इंटरेस्टिंग करने वाला है, क्योंकि अब तक हमने ये पहले सीजन में ना दूसरे सीजन में कवर किया है। तो ज्यादा देरी नहीं करेंगे, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको आज के गेस्ट से। हृदया महाजन फ्रॉम थ्राइव होलिस्टिक। हाय मैम। हेलो सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड जी, थैंक यू सो मच पहले तो आज अपना टाइम देने के लिए। एंड मैंने आज का टॉपिक ज़्यादा नहीं बताया है, क्योंकि इस चीज़ के बारे में हमारी ऑडियंस को आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाओगे रादर देन मी। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं। पहले तो थ्राइव होलिस्टिक, इसका नाम का अर्थ बताइए। थ्राइव होलिस्टिक का मतलब होता है थ्राइव मतलब कि एक चीज को चलते रहना देखना, एंड होलिस्टिक इज हीलिंग। होलिस्टिक सर्विसेज या किसी चीज को ठीक करने को हम होलिस्टिक कहते हैं। एंड होलिस्टिक वर्ड डिराइव हुआ है प्राचीन या स्पिरिचुअलिटी बेस्ड वर्ड है ये, तो वहां से ये डिराइव हुआ है थ्राइव होलिस्टिक। इसका नाम मेरी फ्रेंड ने रखा था आज से 4 साल पहले, व्हेन वी स्टार्टेड आवर वर्क। हम एज अ फ्रीलांसर काम करते थे, बट शी सजेस्टेड कि व्हाई डोंट वी कीप अ नेम, तो उन्होंने ही सजेस्ट किया, एंड आज हम इसी नेम से बहुत फेमस है एंड लोग हमें इसी नाम से जानते हैं। आपका कार्ड है मेरे पास, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी आप सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हो। कार्ड रीडिंग, हीलिंग्स, रिलेशनशिप हीलिंग, फेंग शुई, वास्तु, काउंसलिंग, प्रेडिक्शंस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशन एंड हैंडराइटिंग एनालिसिस। एक तो थोड़ा डीपली जाएंगे विद टाइम। एक तो आप बताइए कि इतना कुछ कैसे कर लेते हो, एंड सेकंड क्या इंस्पिरेशन आई या क्या जर्नी थी बिहाइंड इसे स्टार्ट कर। सो इट ऑल स्टार्टेड व्हेन आई वाज 16 ईयर ओल्ड। जब मैं +1 में थी, आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। अब डॉक्टर बनना हर एक बच्चे का सपना होता है, तो शुरुआत वहां से की कि हम डॉक्टर बनेंगे, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आई कुडंट मेक इट। तो मैंने अपनी स्ट्रीम शिफ्ट की कि व्हाई नॉट टू शिफ्ट टू आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज, कुछ इजी रखते हैं। आई कांट कोप अप विद दैट, एंड अल्टीमेट गोल इज टू सर्व सोसाइटी। और लोगों को जानने का मुझे शुरू से शौक था, बट मुझे वो चीज मेडिकल में मिली नहीं। आई नेवर फाउंड दैट interesting कि I am learning about botany and zoology. I'm not able to get to know what I actually wanted. मैं चाहती थी कि मैं लोगों से इंटरेक्ट करूं, लोगों के बारे में जानूं, लोगों से बात करूं, बट वो चीज मुझे मेडिकल फील्ड में नहीं मिली +1 में। तो वो लैक ऑफ एक्सपोजर के कारण आई वॉज डिप्रेस्ड। अब मैं वो जो टेंशन का फेज था, तो आई वेंट टू अ काउंसलर। मैंने उनसे बात की कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एंड हाउ आई कैन मेक इट अप टू द मार्क, और मैं कैसे अपनी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकती हूँ कि मुझे लोगों को जानना है, बट आई कैन नॉट डू दैट, वो मेरा फील्ड ही नहीं है। तो वहां से शुरुआत हुई। मेरी टीचर ने मुझे गाइड किया, व्हाई डोंट यू टेक हीलिंग्स, व्हाई डोंट यू लर्न हीलिंग्स। कुछ सीखेंगे, कुछ मेडिटेट करेंगे, तो हम उससे आपको ओवरकम भी करवा देंगे, एंड यू कैन बी अ हीलर एंड सेल्फ सफिशिएंट इंसान बन जाओगे एनर्जेटिकली। तो वहां से शुरू करते हुए ये जर्नी स्टार्ट हुई बैक देन, एंड मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, हीलिंग सीखी, मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। पहले तो मुझे खुद ही यकीन नहीं था कि ये चीजें वर्क भी करती हैं कि नहीं।
एक तो वो एज वैसी होती है 16-17 ईयर ओल्ड की Right. कि वी डाउट एवरीथिंग, तो वहां से शुरू किया एंड फिर सोचा कि नहीं ये चीजें वर्क करती हैं। जब रिजल्ट्स देखे, जब देखा कि कैसे अलग अलग चीजें हो रही हैं, ओके इट ऑल स्टार्टेड व्हेन मेरे ना मॉम के हाथ में ना कट लग गया एकदम से। तो हमें एक टेक्निक सिखाई गई थी कि खून कैसे रोकना है। तो मैंने फर्स्ट टाइम वो चीज एक्सपेरिमेंट की मदर पे अपने। तो मैंने जब वो अप्लाई की वो चीज एनर्जेटिकली और वो हो गई, उस चीज ने मेरा इतना बिलीव बना दिया इस फील्ड पे और इन चीजों पे कि मैंने इसे कंटिन्यू करना जरूरी समझा। और मुझे वो उस दिन पर्पस मिल गया कि आई हैव टू डू दिस, ये कर सकती हूँ। फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की साइकोलॉजी में, और साइकोलॉजी ने मुझे बहुत हेल्प किया काउंसलिंग्स और इन सब चीजों में, इंसान को समझने में, कम्युनिकेट करने में, कैसे जानना है, कैसे समझना है, कैसे कोई चीज को जिसे कहते हैं ना पेपर से उतार के रियलिटी में लेके आना है, एंड कैसे किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। तो उसमें मुझे साइकोलॉजी ने बहुत हेल्प की। सो इसीलिए वो वर्ड काउंसलिंग हमारे क्रिएटिव में है। देन वी हैव हीलिंग्स स्टार्टिंग हमने हीलिंग से की, देन काउंसलिंग एंटर्ड। देन मैंने देखा कि ज्यादा ट्रेंड तो अभी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का है, और फेंग शुई मैंने साइड बाय साइड सीखी, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी टुक 3 years ऑफ माई लाइफ। और बट फिर भी मैं इस चीज को ज्यादा प्रमोट नहीं करती हूँ। आई लाइक टू प्ले विद एनर्जी, आई वॉन्ट टू बी मोर अराउंड गुड ऑरा, और वो चीजों को ही मैं मेन ज्यादा फोकस में लेके प्रमोट करती हूँ। एंड देन वी हैव पेंडुलम हीलिंग्स। आई टीच पीपल अबाउट हाउ टू डू इट। देन वी टीच अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि कैसे सपने सच होते हैं। तो ये सब चीजें बहुत यूनिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो हम आज के टाइम पे कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे हैं अभी इतनी चीजें सुनने के बाद, एंड आई नो कि ऑडियंस के भी माइंड में अभी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी जी। अमृतसर में स्पेसिफिक या मोस्टली जगहों पर अभी भी जो भी आपने बताया उनको नो नॉनसेंस टॉक सीधी 2 चीजें करते हैं। एक, ये पागलों का काम है, बिल्कुल दूसरा काला जादू। बिल्कुल। तो थोड़ा सा पहले तो एक्सप्लेन कीजिए, जैसे कि आपने रोल बताया एनर्जीज का, एंड आजकल ये वर्ड जो है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, ऑरा। बिल्कुल। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में बताइए। सबसे पहले शुरू करते हैं ऑरा से। अब जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है जो हम देख सकते हैं, वैसे ही हमारी एक एनर्जी बॉडी है जो दिखती नहीं है, बट इट्स अराउंड अस। आपने देखी होंगी कि कई पिक्चर्स, कोई संत, कोई भगवान के पिक्चर्स के पीछे एक सन टाइप एक बनाते हैं, ऑरा डिपिक्ट किया जाता है। वही चीज को हम ऑरा बोलते हैं, दैट इज एनर्जी बॉडी। कोई भी चीज हमारी बॉडी को एंटर करनी है, फिजिकल बॉडी को एंटर करनी है, दैट विल क्रॉस द ऑरा, दैट इज द शील्ड, दैट इज अ बाउंड्री लाइन जिसके थ्रू कोई भी एनर्जी हमें पास करके आएगी। और इसकी स्टडी को एनर्जी साइंस कहते हैं। अब जैसे आपने पूछा कि काला जादू और हीलिंग में फर्क क्या है, अब उसमें यही फर्क है जितना एक डॉक्टर और उसके पेशेंट के वर्क में है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक डॉक्टर अपने क्लाइंट को डील कर रहा है, पेशेंट को डील कर रहा है, एक सर्जरी में, एक मेजर सर्जरी में है, तो अब जरूरी तो नहीं ना है कि वो इंसान को जानबूझ के मारना चाहेगा। अगर वो जानबूझ के मारना चाहेगा तो वो एक क्राइम है। वैसे ही काला जादू है कि अगर आप किसी को, टेक्निक इज रियली सेम, बट अगर आप किसी के हार्म करने के लिए यूज कर रहे हो तो दैट इज ब्लैक मैजिक। और अगर आप किसी के भले के लिए, अपने भले के लिए, अपनी चीजों को और अपने ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए यूज कर रहे हो तो उसे हम हीलिंग कहते हैं, ऑब्स्टेकल रिमूवल कहते हैं। और हम ये यूज कर सकते हैं अपने ऊपर, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए, अपने जिसे कहते हैं ना हर चीज को अब पाथ में लेके आने के लिए, तब ये यूज होती है। ऑरा की बात की आपने कि एनर्जीज होती है, मुझे एक बात याद आई, शाहरुख खान से रिलेटेड है कि एक बारी करण जौहर बता रहे थे कि ऐसे पार्टी चल रही थी, तो बैक गेट से जो है वो शाह ने एंटर किया, एंड कहते कि हमारी जनरेशन के तो क्या ही क्या, कि जो यंग जनरेशन के भी स्टार्स हैं वो एकदम स्टन हो गए कि वो ओके शाहरुख खान आ गए, शाहरुख खान आ गए। एंड बहुत स्टार्स के साथ हम ये चीज देखते हैं कि एक ऑरा होता है या काइंड ऑफ रिस्पेक्ट होती है, जो भी हम कह सकते हैं, कि सीधा जो है वो सबको हो जाता है कि
कोई आया है, सलमान के साथ भी हम कह सकते हैं, या कोई भी, चाहे माइकल जॉर्डन हो, विराट कोहली हो, हर किसी के साथ जो भी हम बड़े स्टार्स का देखते हैं कि नहीं यार पूरा एक लगता है कि कंप्लीट ऑरा चल के आ रहा है। तो क्या ऐसे एनर्जीज अगर नॉर्मल किसी ने क्रिएट करनी हो तो कैसे जो है वो अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर सकता है कि लगे कि यार वाकई की कोई बंदा लिटरली जो है वो सर्वाइव कर रहा है? बिल्कुल सही, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। अब ये हर किसी के मन में आता है कि हम अपने आप को वो पर्टिकुलर स्पेस पे या उस हाई लेवल ऑरा पे कैसे देख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोल आता है अपनी मेंटल हेल्थ का और अपने आप को हैप्पी रखने का। ये सब स्टार्स आपने देखा होगा कितना वर्कआउट करते हैं, कितना मेडिटेट करते हैं, और यही मैं सबको कहूंगी कि आप मेडिटेट करना पहले तो शुरू करें, अपने आप को अलाइन करना शुरू करें। मैम जैसा ऑरा की बात करें तो एक बार मुझे याद है, मैं सुन रहा था करण जौहर कह रहे थे कि शाहरुख खान के रिलेटेड कि एक बार शाहरुख खान जो है किस पार्टी चल रही थी तो बैक गेट से उन्होंने एंटर किया, एंड उनकी जनरेशन तो ये तो क्या ही क्या कि जो यंग जनरेशन है वो भी एकदम स्टार स्टडेड होगी कि अरे शाहरुख सर आ गए हैं। एंड हर सुपरस्टार के साथ हम ये चीज़ देखते ही हैं, चाहे वो सलमान है, माइकल जॉर्डन हो गया, विराट कोहली हो गया, कोई भी हो गए, कि एक ऑरा चलता है उनके साथ। तो अगर एक आम इंसान ने ऐसा ऑरा डेवलप करना है तो वो कैसे अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर सकते हैं? सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है हनीश। अब जो ये लेवल ऑफ ऑरा है ना, ये इतनी जल्दी नहीं आएगा। इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ पेशेंस। इतने सारे पेशेंस, हम सुनते हैं कि ये लोग कितने वर्कआउट करते हैं, दे आर एंगेज इन सो मेनी क्रिएटिव वर्क। ये मेडिटेशन कितना करते हैं, हम लोग इनकी रील्स और इनकी वीडियोस में ये चीजें देखते हैं, और ये रियलिटी भी है कि इन्होंने ये चीज अचीव करने के लिए वो लेवल अपना जो अपराइज किया है ना, दैट इज गिविंग देम द कॉन्फिडेंस। और जो हमारा ऑरा है वो हमें डिपिक्ट करता ही करता है। ये नहीं है कि आपके साथ ऑरा चल रहा है मेरे साथ नहीं चल रहा है। इट ऑल डिपेंड्स कि हम उसको बना कैसा रहे हैं और किस तरीके से हम उस पर वर्क कर रहे हैं। हम देखते हैं ये लोग कितना नीट खाते हैं, जैसे फूड हमारा ऑरा पे कितना इम्पैक्ट डालता है। देन वी सी कि इनका रिजाइन कितना नीट है। देन वी सी द वे दे एंटर अ स्पेस, वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट मैटर्स। दैट ऑल हेल्प्स इन मेंटेनिंग दैट ऑरा एंड दे आर हम कहते हैं नजर लगती है, इन लोगों को ना नजर भी नहीं लगती है। बेसिकली पैसा कमाने से लेकर खाना खाने तक हर चीज मैटर करती है। बिल्कुल, आपके उठने से, आपके बेड के डायरेक्शन से लेके आपके उठना, सोना, बैठना, आप दिन में क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या थॉट रख रहे हो, हर चीज मैटर करती है आपके एक अच्छे ऑरा के लिए। परफेक्ट। अपने बात की मेडिटेशन की बात तो बहुत ज्यादा होती है आजकल। बिगिनर्स के लिए क्या टिप है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है, स्टार्टिंग में उनसे हो नहीं पाता, तो इसीलिए जो है वो विद टाइम छूट जाता है। क्या टिप है कि कैसे हम मेडिटेशन को जो है विद प्रोसेस चला सकते हैं? सबसे पहले तो मेडिटेट करने के ना अलग अलग तरीके हैं। अब हो सकता है कि आपके लिए पेंटिंग करना मेडिटेशन हो और मेरे लिए बातें करना मेडिटेशन हो। ओके। ये एक बहुत एग्जैजरेटेड टॉपिक है। जैसे कि अब आई डोंट नो कि मेरे लिए क्या पॉइंट हो सकता है मेडिटेट करने का, या क्या चीज ऐसी हो सकती है जो मुझे हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए। इसके लिए हम एक सिंपल स्टार्ट करते हैं गाइडेड मेडिटेशन से। उसमें क्या होता है कि एक पीछे हम ऑडियो चला रहे हैं एंड ऑडियो को हम अपने साथ रिलेट करते करते वी आर वर्किंग थ्रू इट। अब उसमें क्या होगा कि हमारा पूरा ध्यान एक जगह होगा, और एल्स हम सोचते हैं कि अगर हम स्टिल भी बैठ रहे हैं, कोई भी ध्यान मुद्रा लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, या हमें बहुत थॉट्स आते हैं। तो फिर लोग ये भी पूछते हैं कि फिर मेडिटेट करने का फायदा ही क्या हुआ जो इतने थॉट्स आ रहे हैं। अब ब्रेन तो थॉटलेस हो नहीं सकता। मेडिटेशन का तो पर्पस ही यही है कि वन थॉट एट अ टाइम, और उस थॉट की पेस स्लो कर रहे हैं ताकि एवरीथिंग इज नॉट बर्डनिंग अस, और हर चीज हमें ट्रिगर नहीं कर रही है। इसीलिए मेडिटेशन का रोल बहुत है। और इजीएस्ट स्टेप रहेगी गाइडेड मेडिटेशन। आप कुछ भी करो, कोई भी ऑडियो चलाओ, कोई भी तरह का मंत्रा चैंट करो, व्हाटएवर रिलीजन यू बिलीव इन, कोई भी उसका इजी टू इजी मंत्रा आप चलाओ एंड जस्ट स्टे स्टिल। दिस इज द इजीएस्ट टिप अ पर्सन कैन ट्राई। चाहे 5 मिनट करे, 7 चाहे 2 मिनट करो, इट अफेक्ट्स
इन अ वेरी गुड वे। कोई भी तरीके, कितना भी टाइम हो, ये टाइम बाउंड नहीं होती है। आप प्रैक्टिस के साथ ही आगे चलते हो और वैसे ही प्रैक्टिस के साथ ही हम आगे जाएंगे। एकदम से हम प्रेशर नहीं डालेंगे खुद पे। एंड आई थिंक इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है हमारी ज़िंदगी में कि थोड़ा स्थिरता लेकर आनी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल सही। जिस हिसाब से हमारे वर्ल्ड की एनर्जी चल रही है, दैट इज ग्रोइंग ऑन इन अ डिफरेंट वे। जैसे एग्रेशन कितना बढ़ गया है, हम लोग कितने रेकलेस हैं, हम लोग जिसे कहते हैं ना, हम एक्सप्रेसिव ही नहीं है। अब एक्सप्रेसिव ना होने के कारण हम चीजों को खराब कर देते हैं। देन और जेंजी में ये चीज हम कितनी कॉमन देखते हैं। अब जेंजी एडिक्शंस में कितनी ज्यादा इनटू है, तो जिसके कारण ये मेडिटेशन का एक रास्ता बहुत ही इजी और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट हो चुका है आज के टाइम पे। मेडिटेशन के साथ जुड़ी एक चीज़ है, आई थिंक इक्वली इम्पोर्टेंट, बट लोगों को समझ नहीं आ रही अभी, बेसिकली दैट इज मैनिफेस्टेशन। जी, तो मैनिफेस्टेशन का थोड़ा बताइए। मैनिफेस्टेशन, आपने शाहरुख खान का डायलॉग तो सुना ही होगा कि जितनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की, हर जर्रे जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की। तो उसी तरह से जो हमारा यूनिवर्स है, दैट इज एन ओपन कैटलॉग। आप मांगो वो पूरा करता है। अब ये चीज बहुत फनी लगती है सुनने में कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं बोल रही हूँ एक चीज, मैं विश रख रही हूँ और वो पूरी हो रही है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, हमारी डायरेक्शन ऑफ मैनिफेस्टेशन सही होनी चाहिए। अब मैनिफेस्टेशन वर्ड क्या है? एक चीज को सच बनाना, एक सही रूप में हम अपनी विश को डिफाइन कर दें या हमारे सामने आ जाए जो हम प्लान कर रहे हैं, दैट इज मैनिफेस्टेशन। और ये पॉसिबल होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि कोई भी चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, द वे यू आस्क्ड के वो अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करते हैं। सबसे बड़े एग्जाम्पल है शाहरुख खान हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। सिद्धार्थ शुक्ला was a good example of Sushant Singh Rajput. He was a believer of manifestation. Kriti Sanan, every actor is a believer of manifestation, and we can see their reality right now. We can see every successful person. उनकी अगर आप डिटेल्स में जाओ, उनके अगर आप डॉक्यूमेंट्री सुनो, इंटरव्यू सुनो, दिलजीत दोसांझ सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं हमारे मैनिफेस्टेशन के। तो जिनकी जितना ज्यादा आप इन किसी भी सेलिब्रिटी की बैक स्टोरी में जाओगे, आपको मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन के चंक्स वहां पे मिल जाएंगे, आपको ट्रेसेस मिल जाएंगे कि दिस इज द रीजन जहां से वो लोग आज सक्सेस के रास्ते पे चल लिए हैं। और एंड सक्सेस इज नॉट इजी, बट मैनिफेस्टेशन से एवरीथिंग इज वेरी इजी। ऐसे एक बार फेमस एथलीट कह रहे थे दैट इफ यू हैव द करेज टू बिलीव इट एंड स्पीक इट, तो फिर चीजें हो जाती हैं। होंगी, बिल्कुल होंगी, और ये सच है। आप कोई भी चीज, अब आप देखो हमारे चाहे कोई पॉलिटिशियन है, दे गिव अ थॉट, लोगों का थॉट उनसे जुड़ता है एंड सरकारें बन जाती हैं। हम अब दिलजीत दोसांझ की बात करें तो उन्होंने एक थॉट रखा कि मुझे लेविश कॉन्सर्ट्स करने हैं, और ये थॉट उन्होंने रखा था आज से लॉकडाउन से भी पहले 2018-19 में कि मुझे बहुत लेविश स्केल पे वर्ल्ड फेमस होना है। एंड ही इज, वी कैन सी आज की डेट में उनके कॉन्सर्ट्स से ज्यादा रश और उनके कॉन्सर्ट से ज्यादा दीवानगी किसी के भी कॉन्सर्ट्स में नहीं है। सबसे ज्यादा फेमस है बिल्कुल, राइट नाउ ही इज ऑन टॉप। एंड आई थिंक वो कहते भी हैं कि लास्ट टाइम भी वो कह रहे थे कि हर बारी मैनू सुनने ਨੂੰ मिलता है कि नहीं हो सकता, तो मैं कहता ਸੀ मैं तो करके दिखाऊंगा। तो एक्चुअली जो है वो उन्होंने हर चीज जो है वो टाइम कर भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस चीज के लिए उन्हें टोका गया उन्होंने उसी चीज की मैनिफेस्टेशन की, एंड वो चीज आज सक्सेसफुल है। थोड़ा सा बात करते हैं काउंसलिंग की। बिल्कुल, काउंसलिंग को ये हम बहुत बारी आगे डिस्कस भी कर चुके हैं पॉडकास्ट में कि आज भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट नेग्लिजेंस स्टिल बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के रिलेटेड। चाहे कोई दोस्तों से बात करे, चाहे कोई फैमिली से बात करे, तो कोई भी यूजली जो है वो सपोर्ट नहीं करता कि नहीं आपको काउंसलिंग लेनी चाहिए या ऐसी चीज़ की तरफ जाना चाहिए। पहले ये कहते नहीं शायद पागलों के काम में गए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो क्या एक तो मैसेज देना चाहोगे आप इसके रिगार्डिंग, एंड काउंसलिंग बेसिकली कैसे हेल्प करती है? एक्चुअली सबसे पहले पॉइंट आता है कि काउंसलिंग होती क्या है। काउंसलिंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज को समझा रहे हो किसी इंसान को जो किसी प्रॉब्लम में है।
अगर मैं एक प्रॉब्लम में हूँ तो मुझे उसके लिए हेल्प चाहिए, तो सबसे पहले मुझे उस प्रॉब्लम का रीजन जानना है कि वो मेरे किस बिहेवियर से ट्रिगर हुई है। ओके। तो काउंसलर का काम वहां पे ये आता है कि पहले वो उसकी ट्रेसेस तक जाता है, वो डीप रूट तक जाता है, समझता है कि इस इंसान को प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। एंड आज की डेट में हम अवेयरनेस को लेके बहुत लैक करते हैं। आपने बिल्कुल सही बोला। अब हमारी फाउंडेशन है कदम मिलाकर फाउंडेशन, उसमें हम लोगों को यही अवेयर कर रहे हैं कि सबसे पहले तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, आपका आपके पर्यावरण के साथ प्यार होना बहुत जरूरी है। वैसे ही अगर आप अपने आप से प्यार करने लग जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मेंटल हेल्थ कितनी ही एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है आपके होंद में, आपके एक्चुअलिटी में, आपकी रियलिटी में। तो जो काउंसलिंग्स हैं वो एक इंसान को यहाँ तक हेल्प करती हैं कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो कहते हैं ना दुख बांटने से कम होता है, तो वही चीज होती है काउंसलिंग्स में कि आप किसी से बात करते हो, आपको 4 तरह के रास्ते मिलते हैं कि ए करना है, बी करना है, सी करना है, डी करना है, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्योंकि हम तो हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं। हमें तो एक ओवरव्यूइंग पर्सन चाहिए ना जो हमें बता सके कि बेस्ट क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। सो मेरा तो सबके लिए एक ये मैसेज रहेगा कि अगर आप किसी भी चीज से सफर कर रहे हो या प्रॉब्लम कोई फेस कर रहे हो या किसी भी तरह का डाउट आपके मन में आ रहा है तो जरूर शेयर करो, चाहे किसी फ्रेंड से शेयर करो, फैमिली मेंबर से शेयर करो, सिबलिंग से शेयर करो, चाहे अपने टीचर से शेयर करो, चाहे किसी भी मेंटोर से शेयर करो, और कोई ना मिले तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करो, वी कैन गाइड यू कि आप कैसे कर सकते हो अपनी लाइफ में बेटरमेंट, और कैसे आप काउंसलिंग्स की हेल्प से आप अपनी लाइफ को एक अच्छा ट्रैक दे सकते हो और ग्रोथ कर सकते हो। एंड आई थिंक कई बार क्या होता है कि अपनों से वैसे बात हो भी नहीं पाती, इसीलिए जो है वो एक्सपर्ट किसी टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल। मेरा एक फ्रेंड है, वो रिसेंटली काउंसलिंग सेशन ले रहा था, वो उसने बताया वो उसका कारण था कि वो फादर से डरता था बेसिकली अपने। तो एक बार कह रहा था, कहता मेरे फादर कहते कि क्यों तू ये चीज़ें पे आया है, तू मेरे ना गल कर कि की गल, कहता ताड़े करके तो होती पई है। अरे ये बहुत बड़ा आज के डेट में ना एक बच्चों में मैं प्रॉब्लम फेस करती हूँ। मैं बहुत सारे इस चीज के क्लाइंट्स आते हैं, पेरेंट्स ही लेके आते हैं अपने बच्चे को कि हमारा बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, इसका कोई हल करो, हमारे साथ बैठता ही नहीं है, इसको सिर्फ अपना स्पेस चाहिए। पता नहीं वो कहते हैं कि कहाँ से सीखा है अपना स्पेस वर्ड, हाँ द पर्सनल स्पेस वर्ड, तो इन्हें ये चाहिए। अब वो क्यों चाहिए? अब उसका डीप रूट कारण मिलता है कि हमारे पेरेंट्स जो है उनका बिहेवियर। अब जनरेशन गैप हम समझते हैं, अब जनरेशन गैप के साथ साथ कितनी ही चीजें बदली हैं वो हम नोटिस ही नहीं करते। वो हमें समझ में ही नहीं आता कि एक इंसान की अलग नीड्स भी हैं, हमें उन पे भी ध्यान देना है, बट हम अपने ही स्टीरियोटाइप तरीके से चल रहे होते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे डील किया था तो ये भी ऐसे ही जाएंगे। तो बहुत रैपिड चेंज आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस चीज की भी अवेयरनेस इंस्टाग्राम ने बहुत ला दिया है, जनरेशनल ट्रॉमा रिमूव करने के लिए ऐसे टिप्स ट्रिक्स ये बताने लग गए हैं। एंड काफी रील्स में देखती हूँ इंस्टाग्राम पे अबाउट के कैसे आप जनरेशनल ट्रॉमा को हटा सकते हो। तो सबसे पहले वही बात है ना, स्टेप 1 तो हमसे ही है। अगर हम अच्छे हैं, हमारा मेंटल पीस है, तो हम हर चीज को सॉल्व कर सकते हैं। एंड कहते हैं कि अगर इंसान किसी को तब खुश रखता है जब पहली बात है कि वो खुद खुश है। बिल्कुल, सेल्फ लव ही सबसे पहले इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज के लिए, चाहे हमारी ग्रोथ है, चाहे हमारी अपनी एक्चुअल अपनी रियलिटी है, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, चाहे हम किसी आर्ट वर्क में हैं। सबसे पहले सेल्फ लव आता है, और कोई चीज को पूरा करना है तो मैनिफेस्टेशन का भी बेस 1 सेल्फ लव ही है। मैनिफेस्टेशन में कई सबके अलग अलग थ्योरीज भी हैं। बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि वो सही है कि हर कोई सही है कि लाइक कोई कहता है कि नहीं लिखकर उसे रखना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं रूम में लगा लो, कहीं पर लिखा लो, ऐसे दिखता रहे तो वो चीज जो है बेटर होती है। तो हर किसी का फंडा सही है। बिल्कुल सही है। तरीके हर चीज के 100 हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक आपको कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। अब एक चीज सॉल्व करने के 4 सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। वैसे ही इसमें कोई रिजिड फॉर्मूला नहीं है।
हो सकता है एक फॉर्मूला मेरे लिए काम कर रहा है, आपके लिए अलग कर रहा है, और हो सकता है आपके लिए 4 फॉर्मूलाज काम कर रहे हैं और मेरे लिए एक ही बहुत सफिशिएंट है। उसके पीछे का मेजर रोल प्ले ये है कि हमारा रिजिड हम कितना है उस थॉट को लेके, हम कितना जुनून रखते हैं, कितना पैशन से अपने थॉट को अचीव करना चाहते हैं, और तभी वो रियलिटी बनती है। हमारा थॉट के पीछे का इंटेंशन और हमारा उस थॉट के पीछे की सोच जो है वो मैटर करेगी उसको सच्चाई बनाने में। सच्चाई भी मैटर करती है। बिल्कुल मैटर करती है, ऑनेस्टी बहुत मैटर करती है। थोड़ा सा टैरो कार्ड रीडिंग पर बात करेंगे। अगेन एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत मिथ अभी सोसाइटी में चल रहे हैं, तो टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में पहले तो थोड़ा सा बताइए, होती क्या है एंड क्या रेलेवेंस है उसकी। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो टैरो रीडिंग होती है कि देयर आर सेट ऑफ 78 कार्ड्स, जिसमें 22 मेजर कार्ड्स हैं, बाकी माइनर कार्ड्स हैं। अब होता क्या है, जो मेजर कार्ड्स है ना वो डिनोट करते हैं स्टेपिंग स्टोन्स को, कार्मिक चीजों को, और जो माइनर कार्ड्स हैं वो डिनोट करते हैं कि आपकी लाइफ में कैसे रैपिडली चेंजेस हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म सक्सेस को या शॉर्ट टर्म चीजों को माइनर कार्ड्स डिनोट करते हैं। अब होता क्या है कि कार्ड रीडिंग, पहली बात तो आजकल मैं इंटरनेट पे देखती हूँ कि कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ के अपने आप को रीडर बता के एंड दे आर डूइंग इट, एंड जिसके कारण इस मार्केट को बहुत खराब हो गई है और बहुत ज्यादा खराब कर दिया गया। लोग क्या करते हैं, ठीक है, इफ यू हैव अ क्वेश्चन तो दे विल चार्ज नथिंग फ्रॉम यू, तो फ्री में आपको जवाब देंगे, आप उस डाउट में आ जाओगे और फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नेगेटिव चीज कंप्लीट हो जाएगी। तो अब होता क्या है कार्ड रीडिंग में कि हम हर चीज को डिकोड करके एक क्लाइंट को बताते हैं। सबसे पहले तो जो मैं करती हूँ वो ये होता है कि मैं क्लाइंट से उसकी प्रॉब्लम समझती हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आ क्या रही है, ये ऐसी क्या चीज है जो एक इंसान सफर कर रहा है या फेस कर रहा है जिसके कारण उसे कार्ड रीडिंग की जरूरत पड़ी। देन जब ये चीज डिकोड हो जाती है कि दिस इज द रीजन व्हाई अ पर्सन इज कमिंग टू मी फॉर अ रीडिंग, देन एक कनेक्शन बिल्ड करके विद द यूनिवर्स बाय विद द फुल सेटअप वी ask the person to take off the cards, right. And then I decode the meaning. Okay. और ये भी ऐसे ही नहीं आप डिकोड करके बता सकते। फॉर एग्जाम्पल एक कार्ड कहता है कि ये इसका आंसर यस है तो यस है, इट्स नॉट लाइक दैट। इंट्यूशन भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है इसमें कि व्हाट इंट्यूशन यू आर गेटिंग, और ये एकदम से नहीं आती है ये चीजें, दिस कम्स विद टाइम। I took 3 years to learn it, to absorb it within me. फिर मैंने इसको प्रोफेशनली करना शुरू किया, उससे पहले मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं प्रोफेशनली किया। एंड मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि जब तक आपको 6 months प्रैक्टिस में ना हो जाए, यू शुड नॉट मेक इट योर करियर। एकदम से इसमें अपना करियर मत देखो, और हर चीज पैसे के लिए हम ये चीज नहीं करते हैं। हम दिस इज फॉर समबडीज बेनिफिट्स, हम किसी का भला करने का काम है, ऐसे ही नहीं हो जाता। ये लाइफ रिलेटेड चीज बिल्कुल, किसी का लाइफ चेंज हो सकता है, मेरे एक गलत कमेंट से या मेरे एक गलत स्टेटमेंट से किसी की भी लाइफ चेंज हो सकती है। वास्तु जी, एक गेम की चीजें बहुत सारी हैं जो लोगों के मन में चलती रहती हैं, बट समझ किसी को नहीं है, तो उनमें से एक वास्तु भी है। बिल्कुल, तो थोड़ी सी टिप्पणी आपकी वास्तु पर। सबसे पहले तो वास्तु और फेंग शुई में फर्क क्या हमें पता ही नहीं है। अब वास्तु होता है कि हमारे सारे एलिमेंट्स को, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना, देन और डायरेक्शंस को बैलेंस करना, और आपस में इन दोनों चीजों का बैलेंस करना कि कैसे हमारी डायरेक्शंस अलाइंड है हमारे 5 एलिमेंट्स से, वाटर, एयर, स्पेस, दीज एलिमेंट्स, पंचतत्व। तो ये कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है, बैलेंस है, इनको एक अच्छे प्लान में एडजस्ट करना इस वास्तु। अब ये ऐसे ही नहीं हो जाता। अब इसमें क्या होता है, इसमें रोल प्ले होता है कि एक क्लाइंट की पूरी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। आई डू इट इन 7 steps कि सबसे पहले एक क्लाइंट का बायोडाटा, मतलब बर्थ चार्ट सारा स्टडी करेंगे, फिर उनका प्लान देखेंगे कि कैसे वो प्लान चाहते हैं अपने घर के लिए। अब घर तो ऐसे ही नहीं बन जाता, इट डजंट कम ओवरनाइट, वी हैव सो मेनी स्ट्रगल्स बिहाइंड दैट। तो वो घर परफेक्ट होना चाहिए, तो हम उस घर का प्लान देखते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट दे आर
एक्सपेक्टिंग, वो क्या चाहते हैं अपने घर के लिए. देन वी प्लान फॉर के हमें उस घर के बीच में जो एलिमेंट्स सबको सूट करते हैं वो एडजस्ट करने हैं. देन वी डू द रेमेडी पार्ट, कि कैसे अब जो चीजें नई सेट बैठ रही हैं उनको अलाइन कैसे करें. ओके. देन वी डू द कलर थेरेपी पार्ट, कि कलर्स कैसे यूज करने हैं, एलिमेंट्स कौन से यूज करने हैं, मटेरियल कैसा यूज करना है फॉर द मेकिंग ऑफ द हाउस. अब जैसे होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान डिप्रेशन का पेशेंट है, उसके घर का मेन गेट या मेन एंट्रेंस ग्रे है या उसका बेडरूम ग्रे है. अब ग्रे कलर इतना हार्मफुल है बट आजकल ट्रेंडिंग है और हम देखते हैं आजकल हर एक के घर में एक पेशेंट है डिप्रेशन का. दिस इज द रीजन. एंड देन वी सी कि नुकीली चीजें नहीं होनी चाहिए, पॉइंटेड शार्प आर्टिकल्स या शार्प कार्विंग्स नहीं होनी चाहिए ऐसे इंसान के रूम में जिसको डिप्रेशन प्रोन है या पैनिक प्रोन है. तो ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है पूरा डिटेल्स के साथ. देन द स्टेप कम्स के अगर एक प्लान और उसका इंटीरियर कैसे मैटर करेगा उसमें. एंड द लास्ट स्टेप कम्स जहाँ पे हमने फाइनल टचअप्स देने होते हैं एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, फेंग शुई को बैलेंस करने के लिए. इसमें मेन आता है लाइट की प्लेसमेंट्स, ट्रीज प्लांट्स की प्लेसमेंट्स और साथ में आता है हमारे वाटर की प्लेसमेंट्स. अब पूछा जाए कि फेंग शुई क्या है, तो फेंग शुई है वाटर, एयर और एनर्जी ट्रेवल कैसे कर रही है घर में. आपने सुना होगा कि हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे दरवाजे खोल दो हवा आने दो, हवा आएगी रूम फ्रेश हो जाएगा. तो दैट यूज टू बी डन फॉर फ्रेश प्राणा, फ्रेश एनर्जी एंटर करेगी. तो वो एनर्जी के बैलेंस को हम फेंग शुई कह देते हैं. और फेंग शुई की रेमेडीज बेसिकली बेस्ड होती हैं, क्रिस्टल बेस्ड होती हैं और ये वाटर और अलाइनमेंट को करेक्ट करके होती है. वास्तु जो है बेसिकली आई थिंक हर चीज ही है जो कहते हैं कि मानो तो शंकर अन्यथा कंकर. बिल्कुल. तो आई थिंक हर चीज वही है कि हमारे मानने पर है. बिल्कुल. कि मानेंगे तो हर चीज, जैसा कि मुझे आज सीखने को मिला कि हर चीज के पीछे एक साइंस भी है और स्टडी भी है. बिल्कुल है. कुछ भी जो है बिल्कुल सिंपली नहीं चल रहा. अगर कोई आपको ऐसे बता रहा है तो फ्रॉड तो हर चीज में फील्ड में होता है. बिल्कुल होता है. तो यहाँ पर भी है. लास्ट में आ रहे हैं पॉडकास्ट के एक जो आपसे मैं पहले डिफरेंस चाहूंगा एक चीज का, उसके बाद में कंक्लूड करेंगे. ओक्यूलिस्ट, हीलर एंड होलिस्टिक, इन तीनों में बेसिक क्या डिफरेंस होता है और अगर थोड़ा सा बता पाए कि तीनों होते क्या हैं. ऑकल्ट मतलब होता है कि साइंस ऑफ व्हाट वी कैन नॉट सी, जो चीज दिख नहीं रही है बट उसकी होंद है. फॉर एग्जाम्पल भगवान हमने देखा नहीं है बट हम सब बिलीव करते हैं. हवा हमने देखी नहीं है बट फैक्ट है. उस चीज की स्टडी को, उस चीज की तरह जिसे कहते हैं ना, उस चीज की रेमेडीज को, उस चीज को प्रैक्टिस करने वाले को ऑकल्टिस्ट कहते हैं. ओके. देन कम्स मेटाफिजिक्स. ये भी एक बहुत कॉमन वर्ड है, इसी से ही लिंक्ड होता है. अब मेटाफिजिक्स होती है कि हर एक चीज की फिजिकल प्रेजेंस है. फॉर एग्जाम्पल्स हम सुनते हैं कि स्पिरिट्स हैं अराउंड या एंजल्स हैं अराउंड या इन सब के कैमरास आज की डेट में आ चुके हैं व्हाट कैन रिकॉर्ड द ऑरा एंड व्हाट कैन रिकॉर्ड द एनर्जी वर्क. और ये सब चीजें ऑब्वियसली फिजिक्स के थ्रू पॉसिबल है. इसमें साइंस जुड़ी है. तो वो साइंस बेस्ड जो चीज है उसको हम मेटाफिजिक्स बोल देते हैं. देन कम हीलिंग्स. अब हीलिंग एक ऐसी साइंस है जिसमें हम किसी को ठीक कर रहे हैं विद एनी मीन्स. अब वो कुछ भी तरीका हो सकता है, जैसे किसी को केयर करना इज हीलिंग, किसी की एनर्जी बॉडी को साफ करना इज हीलिंग, किसी के चक्रास पे वर्क करना इज हीलिंग. ये सब एक हीलिंग का पार्ट है जिससे किसी का भला हो सके. देन वी कम टू होलिस्टिक. अब होलिस्टिक वर्ड से हमें समझ आता है कि जो चीज स्पिरिचुअली कनेक्टेड है वो होलिस्टिक है. और ये इन सब के डिफरेंसेस हैं. सबसे पहले तो हम सब इनको एक ही प्लेट में रखते हैं, हमें लगता है कि ये एक ही है बट ये एक नहीं है. हर एक चीज में अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, अलग अलग जस्टिफिकेशंस आती हैं, अलग अलग डिटेल्स आती हैं. तो ये सभी एक दूसरे से अलग हैं. थैंक यू सो मच. आज बहुत कुछ लोगों को जानने को मिला, सीखने को मिला. एंड एक ये चीज पता लगी कि लैक ऑफ नॉलेज जो है वो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी कर सकती है. बिल्कुल कर चाहे सकती है. वो किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग है. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा. थैंक यू सो मच आज आने के लिए. उम्मीद है कि आप इतना ही अमेजिंग वक्त जो है अमृतसर में भी कर रहे हैं और बाहर वाली सिटीज में भी आप जो है धीरे धीरे
अमृतसर का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। एंड मैम एक जो जाते हुए आप क्या मैसेज जो है वो प्रोवाइड करना चाहोगे हमारी ऑडियंस? जी, मैं सबको एक चीज कहना चाहूंगी कि कभी भी किसी भी फ्रेशर के पास अपनी रीडिंग, अपनी प्रॉब्लम लेके मत जाओ। हर एक चीज के लिए एक एक्सपीरियंस हेल्प लो। हर एक चीज के रूट कॉज को जानने के लिए, समझने के लिए एक इंसान की ऑथेंटिसिटी पहले जरूर चेक करो। किसी भी आप हीलर के पास जा रहे हो, रीडर के पास जा रहे हो, पहले ये भी तो देखो उसकी लाइफ फुलफिल है, उसकी लाइफ खुद में कंटेंट है, फिर ही उसके पास जाओ। और सबसे पहले तो अंधविश्वास से जितना हो सके दूर रहो। कोई भी आपको अलग अलग तरह से भ्रमित कर रहे, कोई कहे कि आपका काम 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, ये मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। एनर्जी हीलिंग्स टेक टाइम, चेंजेस टेक टाइम, और चीजों को रिकवर होने में टाइम लगता है। तो कोई भी ऐसी बातों में किसी के भी मत आओ जो आपको कहता है कि हम आपका काम विद इन आवर्स, डेज कर सकते हैं। सो मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है और सबसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़ो और इस चीज की नॉलेज गेन करो और अंधविश्वास से जितना हो सके उतना दूर रहो। थैंक यू। थैंक यू सो मच।